छूटने लगे अविरल गति से जब परसाई के व्यंग बाण, सरपट भागे तब धर्म ध्वजी, दुष्टों के कंपित हुए प्राण। धृतराष्ट्र दुखी होंगे, नकली भीमों का होगा अकल्याण, सदियों तक कुंद नहीं होंगे गुरु परसाई के वचन बाण। बहुजन हित व्रत की आँचों में यह शिल्प पगा ये तीर ढले, परसाई वाली पीढ़ी के युग जीत चले प्रणवीर चले। रवि की प्रतिमा को नमस्कार, शनि की प्रतिमा को नमस्कार, वक्रोक्ति विशारद महासिद्धि हरि की प्रतिमा को नमस्कार। बाबा नागार्जुन ने इस चैप्टर, ये दीक्षांत समारोह जो भाषण है, एक दीक्षांत भाषण, जब कोई कॉलेज से जिसका अंतिम दिन होता है कॉलेज में, तो उसके बाद उसके दीक्षा का अंत हो जाता है। उस दिन जब उसको डिग्री मिलती है तब उसके द्वारा एक भाषण दिया जाता है, उसी को कहा जाता है दीक्षांत भाषण। ये एक प्रकार का व्यंग है जिसमें एक नेताजी को एक डिग्री मिल रही है। और नेताजी को कैसे डिग्री मिलेगी ये आप लोगों को भी पता होगा। वो कितने दिन स्कूल गए होंगे, जब मन होगा तब वो एक ही बार जो सबसे ऊंची डिग्री होगी डॉक्टरेट की या एकदम अच्छी वाली डिग्री, वो जाएंगे कॉलेज, उनको दे देगा लास्ट में। तो वही एक नेताजी को एक दीक्षांत समारोह का भाषण का मौका मिला है, उनको डिग्री मिली है। उसी पर व्यंग करते हुए हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया ये व्यंग है, नेता पर व्यंग करते हुए। नेताओं पर तो सभी व्यंग करते हैं। हाँ, उन नेताओं की बात नहीं हो रही है जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे जो आज़ादी में लड़ने वाले नेता थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, उन नेताओं की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर वर्तमान समय के नेताओं की बात हो रही है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नेतागिरी करते हैं, अपना लोगों से लूट करके अपना धन स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा लेंगे, अपने बेटे को विदेशों में पढ़ाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल में अगर पूरे टीचर नहीं है तो उस पर कोई ध्यान नहीं है। एक सब्जेक्ट का टीचर है और बाकी 3 सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बाकी के बच्चों पर मतलब नहीं है, अपने बच्चे विदेश में सेटल हैं, हो गए। ऐसे नेताओं पर टिप्पणी करते हुए किस प्रकार के नेता हैं ये नेता, जो हैं वो पढ़े लिखे नेता होते हैं या कैसे नेता होते हैं वो आप लोगों को पता होगा। इस पर ही एक कहानी है। एक बार उल्लुओं का सभा हो रहा था, बहुत सारे उल्लुओं की संख्या जब बढ़ गई, उल्लू का मतलब नेता, आजकल का नेता। उल्लू की तुलना नेता से बहुत सारे कवियों ने की है, कहानियों में भी लिखा गया है। ऐसा इसलिए की है क्योंकि अक्सर आप देखिएगा कि लोग उल्लू को मूर्ख समझते हैं कि उल्लू जो है एक मूर्ख पक्षी होता है, क्योंकि उल्लू एकदम शांति से बैठा रहेगा, उसकी आंखें स्थिर रहेगी, ऐसे टुकुर टुकुर देखता रहेगा, एकदम भोंदू सा बैठा रहेगा। लोग समझते हैं ये तो बेवकूफ़ों की पहचान है, लेकिन उल्लू जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक पशु होता है। ग्रीक में देवी का वाहन है, अपने देश में भी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है उल्लू को। उल्लू जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक पक्षी होता है। रात में वो जब सब सो जाते हैं तब आराम से वो शिकार पर निकलता है। 1 नंबर का शिकारी होता है उल्लू, क्या समझे। जब गहरी नींद में सब लोग, पूरी जनता सोई होती है, तब उल्लू शिकार पर निकलता है, अपना शिकार एकदम टक से निकल करके और वो एकदम बैठ जाता है घर में। दिन में एकदम बैठा रहेगा भोंदू जैसा, जैसे लगेगा लोगों को कि ये तो कुछ समझता ही नहीं है, ये तो एकदम शुद्धा बुद्धा भोला भाला इंसान है, वही नेताजी। लेकिन रात होते ही अपना शिकार वो कर लेता है। तो एक बार उल्लुओं की सभा हुई तो सबने सोचा कि हम इतने सारे उल्लू हैं तो इसमें कोई नेता भी होना चाहिए। तो फिर बाकी के एक जंगल में सभा हुई, बहुत सारे पक्षियों ने कहा कि हमारे पक्षियों का कोई लीडर नहीं है, तो उसमें से कौन बनेगा। तो सारे पक्षियों का नाम लिया गया, तो सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया। तो लास्ट में एक बहुत ही बूढ़ा, एकदम कमज़ोर, एकदम ही निपट मूर्ख उल्लू उतर के आया, डाली से लंगड़ाते हुए चल के। उसने बोला, देखो मैं तुम लोगों का नेता बनना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा कि आप क्यों बनना चाहते हैं हम लोगों के नेता। तो उन्होंने कहा, उस उल्लू ने, कि मुझे बहुत अनुभव है इस दुनिया का, मैंने कई युग देखे हैं, कई अंधेरी रातें देखी है, कई अंधकार वाले युग देखे हैं,
मुझे अनुभव है। जब तुम सारे पक्षी सो जाओगे तब मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा, तुम लोगों की हिफाजत करूँगा। दिन में तो तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो, लेकिन रात में मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा जब तुम सो जाओगे तब। बहुत सारी अपना वो बेवकूफ़ बना के वो राजा बन जाता है। फिर जब देखते हैं लोग कि ये तो रात में एकदम दिन भर ये सोया रहता है और रात में अपना शिकार करके झट से निकल जाता है, हम लोग तो सोए रहते हैं, पता भी नहीं चलता ये क्या करता है, नहीं करता है, कहाँ जाता है, कुछ नहीं पता चलता। तब जा कर के लोग जो हैं वो हार थक करके उसे हटाते हैं, उसके बाद नई पक्षी को बनाते हैं। लेकिन उल्लू को नहीं बनाते। लेकिन इंसानों के साथ नहीं होता है, वो एक उल्लू को हटाएंगे गद्दी से, फिर दूसरे उल्लू को बिठा देते हैं। उसी प्रकार का एक उल्लू जो है वो भाषण दे रहा है और हरिशंकर परसाई व्यंग का बाण चलाते हुए, जिस पर नागार्जुन ने उनकी बड़ाई करते हुए लिखा है, छूटने लगे अविरल गति से जब परसाई के व्यंग बाण। जब परसाई जी का कटाक्ष वाला व्यंग वाला बाण जब एकदम धराधर निकलने लगा, सरपट भागे धर्मध्वजी, धर्म का ध्वजा लहराने वाले नेताजी जो बोलते हैं कि इस धर्म के लिए हम जान दे देंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस धर्म को कुछ नहीं होने देंगे, हम अपने भगवान को कुछ नहीं होने देंगे, फला भगवान के बारे में किसी ने कुछ बोला तो हम उसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको देश से निकाल देंगे। जिस भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड को बनाया, ठीक है, उस भगवान की रक्षा करेंगे ये लोग। और वो धर्मध्वजी हैं, ये एकदम सरपट भागे जब परसाई जी के व्यंग का बाण निकला। दुष्टों के कंपित हुए प्राण, और जो दुष्ट लोग थे उनके प्राण एकदम कपकपाने लगे। धृतराष्ट्र दुखी होंगे, पक्का जो धृतराष्ट्र का मतलब जो अंधे लोग हैं, जो अंधे नेताजी हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ता कि समाज में कितनी परेशानियां हैं, लोग किस परेशानियों से गुजर रहे हैं, उन धृतराष्ट्रों को, या फिर उन धृतराष्ट्रों को, उन अंधे लोगों को जिनको दिख नहीं रहा है कि उनका नेता क्या कर रहा है, फिर भी वो अपने जाति, अपने धर्म या फिर किन्हीं भी वजहों से उसको चुन लेता है। धृतराष्ट्र दुखी होंगे, नकली भीमों का होगा अकल्याण। और नकली जो भीम बने घूमते हैं, जो एकदम बलवान बने घूमते हैं, या आज तो चाइना को उड़ा ही देना है, इस बार तो पाकिस्तान को नक्शे पर से, मैप पर से हटा ही देना है, कल सुबह में पाकिस्तान नक्शे पर नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार के भीमों का जो अकल्याण करने के लिए हरिशंकर परसाई का व्यंग बाण निकल गया है। सदियों तक कुंद नहीं होंगे गुरु परसाई के वचन बाण। और सदियां बीत जाएंगी, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो कुंद नहीं होंगी, वो पुरानी नहीं होंगी, वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ी देर रुक जाइए। बहुजन हितव्रत की आँचों में, और बहुजन मतलब आम लोगों के हित के लिए यह शिल्प पगा ये तीर ढले। ये परसाई बने हैं और इनका तीर बना है। परसाई वाली पीढ़ी के युग जीत चले प्रणवीर चले। और परसाई की पीढ़ी के जो लोग हैं, वे लोग युग को जीतने के लिए चले हैं, एक प्रण लेकर के चले हैं। रवि की प्रतिमा को नमस्कार, शनि की प्रतिमा को नमस्कार। भगवान रवि को भी नमस्कार है और भगवान शनि को भी नमस्कार है, प्रणाम है। और किसको प्रणाम है? वक्रोक्ति विशारद महासिद्धि। और जो व्यंग के जो महासिद्ध पुरुष हैं, व्यंग रचना के, हरि की प्रतिमा को नमस्कार। उस हरि मतलब हरिशंकर परसाई की प्रतिमा को भी नमस्कार करते हुए बाबा नागार्जुन की कविता भी आप लोगों को पढ़ाई है प्लेलिस्ट में जा करके। बिहार बोर्ड क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक का हिंदी इंग्लिश आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ट्यूटोरियल प्लैनेट पर। यही वो व्यंग बाण है जो बाबा नागार्जुन ने चलाई है परसाई जी के बड़ाई करते हुए। चलिए थोड़ा परसाई जी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा ही 1 मिनट, उसके बाद सीधा ये चैप्टर पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद के गांव जमानी में इनका जन्म जो है वो 22 अगस्त 1924 को हुआ था और इनका निधन 10 अगस्त 1995 को हुआ था। इनके बारे में और जो है वो जब इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर वाला वीडियो जब मैं बनाऊंगा, अभी तो एक्सप्लेनेशन ही चल रहा है, जितना भी चैप्टर बाकी है उस चैप्टर्स का, ये बिहार बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर है, एक दीक्षांत समारोह, ठीक है। पद्य खंड का जो कविता वाला सेक्शन है उसका पूरा का हर चैप्टर का बेस्ट एक्सप्लेन मैंने कर दिया है सबसे अच्छे से।
वैसा एक्सप्लेन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। अब गद्य खंड जो है इसमें मैंने नहीं किया था, तो ये पहला चैप्टर है। इसके बाद बाकी और भी करीब 6, 7, 8 चैप्टर बाकी हैं, तो उसका भी मैं कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। 12वीं का भी गद्य खंड वाला अभी बाकी है, उसमें भी 3-4 चैप्टर का मैंने बनाया है, 6-7 चैप्टर अभी भी उसमें बाकी है। तो ये करने के बाद हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे, तब इस चैप्टर के इन लेखक के बारे में जो हम छोड़ देते हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे उस प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में। यहाँ संकलित रचना परसाई रचनावली किताब का नाम है, जिसके खंड 4 से ली गई है ये जो रचना है। और राजनीतिक जो नेता हैं तथा उनके बहाने उस राजनीति पर चौतरफा व्यंग कर रही है। ये जो रचना है ये राजनीतिक नेताओं पर व्यंग कर रही है, कटाक्ष कर रही है, तथा उसके बहाने, उन नेताओं के बहाने राजनीति पर चौतरफा व्यंग कर रही है, चारों तरफ से व्यंग कर रही है। ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार राजनेता लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपनी सत्ता की मलाई खाते हैं। व्यंग कर रही है जो शिक्षा संस्कृति के साथ ही जीवन जगत के सभी व्यवहार क्षेत्रों को अपना चारागाह समझती है। और वे नेता लोग जो हैं, वे लोग शिक्षा और संस्कृति को तो अपना चारागाह समझते ही हैं। चारागाह मतलब जहाँ पे जिसको वे लोग खाते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं। उसके साथ ही जीवन के जितने भी व्यवहार क्षेत्र हैं, हर क्षेत्रों को ये लोग अपनी चारागाह समझते हैं। मतलब हर जगह से जितना लूट सको सो लूट लो। वैसा ही एक उल्लू, एक नेता भाषण दे रहा है। जब उसके दीक्षा का अंत हुआ है, उसको डिग्री दी गई है, और ज़बरदस्ती उसको डिग्री दी नहीं गई है, उसने ज़बरदस्ती डिग्री ली है। अगर डिग्री नहीं दिया जाता इस बार भी उनको, बहुत अच्छे से लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों का मौसम चल रहा है। विश्वविद्यालयों में डिग्री कंप्लीट होने पर जो भाषण दिया जाता है, स्टूडेंट्स जो भाषण देते हैं, उसका मौसम चल रहा है। एक विश्वविद्यालय में एक मंत्री का दीक्षांत भाषण मैंने भी सुना। लेखक ने, एक मंत्री का दीक्षांत भाषण हो रहा था, उस मंत्री को डिग्री मिल रही थी, उसका भाषण मैंने भी सुना। भाषण ज्यों का त्यों यहाँ दे रहा हूँ। लेखक, ये भाषण जो है जैसे जैसे जिस प्रकार उस मंत्री ने दिया, वो ज्यों का त्यों यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। देखिए, उस मंत्री के द्वारा दिया गया भाषण ज्यों का त्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उस मंत्री के पास उतना ज्ञान ही नहीं होगा कि वो इस प्रकार का भाषण दे सके। ये एक कटाक्ष है उस मंत्री के ऊपर में, वर्तमान राजनीति के ऊपर में, नेताओं के ऊपर में। ये जो भाषण है उस मंत्री के द्वारा नहीं दिया गया है, ये लेखक के द्वारा लिखा गया है। ये कहते हुए कि मंत्री जी कह रहे हैं, ठीक है, और मंत्री जी का नाम लगा करके उनकी बेइज्जती की गई है इस भाषण में, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस समारोह में छात्रों से ज़्यादा, वो नेताजी बोल रहे हैं कि इस समारोह में छात्रों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। देखिए, सिर्फ 20 वर्षों में हमने कितनी प्रगति कर ली। दुनिया में बहुत पुराने विश्वविद्यालय होंगे, पर वहाँ भी एक छात्र के पीछे एक पुलिस मैन नहीं हो पाया होगा। शासन को तो इस प्रगति का श्रेय है ही, आप लोगों को भी कुछ श्रेय है। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ जब आप लोगों में से हर एक के बाथरूम में एक सिपाही खड़ा होगा। अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते रहें और दोनों ने प्रयत्न किए, तो वह दिन दूर नहीं जब उपकुलपति के आसन पर पुलिस थानेदार विराजमान होगा। आप इस दिशा में जो प्रगति कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। वो जो पुलिसमैन जो खड़ा रहता है, तो इतने पुलिसमैन भरे हुए हैं, वो उस स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए नहीं खड़े हैं। नेताजी जो वो लेने के लिए आए हैं ना, वो नेताजी की सुरक्षा में आए हैं। और यहाँ पर नेताजी क्या बोल रहे हैं कि देखिए हमने कितनी प्रगति कर ली, आप सभी के पीछे एक एक पुलिस वाला खड़ा है। वो पुलिस वाला क्यों खड़ा है? वो पुलिस वाला नेताजी की हिफाजत के लिए खड़ा है। वो पुलिस वाला विद्यार्थी की हिफाजत के लिए नहीं खड़ा है। एक एक बात पर गौर कीजिएगा इसमें, ठीक है। ये बहुत ही व्यंग्यात्मक ये चैप्टर है। शासन इस दिशा में जो काम करता है वह आप जानते ही हैं। शासन मतलब पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं वो तो आप सब जानते ही हैं किस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
विश्वविद्यालय और पुलिस को निकट लाने के लिए शासन पूर्ण प्रयत्न करेगा। यह आश्वासन मैं इस पवित्र अवसर पर आपको देता हूँ। प्यारे छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुल्ला और हूटिंग करने लगे। सही बात है, जब आप झूठ बोलेंगे, नेताजी जब झूठ बोलेंगे तो विद्यार्थी जो है वो हल्ला गुल्ला और पिक्की तो बजाएंगे ही पीछे से, पू एकदम नहीं, जोर जोर से सीटी बजाने लगते हैं और नेताजी को वो विरोध करने लगते हैं जब नेता कोई झूठ बोलता है तब। तो नेताजी कह रहे हैं कि प्यारे छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुल्ला और हूटिंग करने लगे। हूटिंग करना मतलब वही शोरगुल करना, पिक्की बजाना, सीटी बजाना। इतने उतावले मत होइए। मैंने अपनी सुविधा के लिए भाषण में हूटिंग के उपयुक्त कई स्थल रखे हैं। मतलब मैं जो भाषण दूंगा उसमें मैंने कई ऐसे ऐसे स्थल रखे हैं, मैं ऐसी ऐसी बातें बोलूँगा जिसमें आपको हूटिंग करने का मौका मिलेगा, पिचकारी मारने का या ताली बजाने का मौका मिलेगा। उन्हें आने दीजिए, तब मुक्त होकर मुख से हूट कीजिए, तब एकदम खुल करके हूटिंग कीजिए उस वक्त पर जब वो वक्त आएगा तब। शायद नेताजी भूल गए थे कि वो विश्वविद्यालय, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। उनके कहने पर हूटिंग नहीं की जाएगी। इनके कहने का मतलब ये है कि जब ये कुछ बोले ऐसा, जैसे कि वो पुलिस वाला बात बोले कि प्रशासन इस स्तर पर बढ़ गया कि देखिए आप सबके पीछे एक पुलिस वाला हमने खड़ा कर दिया है। और ऐसे वो दिन दूर नहीं जब उपकुलपति के कुर्सी पर पुलिस वाला बैठा रहेगा। मतलब कोई पढ़ा लिखा इंसान जो उस लायक है वो नहीं बैठेगा, पुलिस वाला बैठा रहेगा। तो इस प्रकार का लाइन जब नेताजी बोलेंगे कि देखिए हमने कितनी प्रगति कर ली, झूठी लाइन, तब हूटिंग करेंगे, तब आप हूटिंग कीजिए। विद्यार्थी इतना बेवकूफ़ है, विश्वविद्यालय का स्टूडेंट सब है वो। उसके बाद नेताजी अपना भाषण आगे कहते हुए कहते हैं, मैं आपको बतला दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूँ। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, कोई महापुरुष नहीं हूँ। तो फिर ये डिग्री कहाँ से मिल गया भाई साहब, अगर आप विद्वान नहीं हैं तो? ये खुद कहते हैं। प्रश्न उठता है कि फिर मैं दीक्षांत भाषण के लिए क्यों बुलाया गया? तो फिर दीक्षांत भाषण में मैं क्या कर रहा हूँ? जवाब साफ है, मैं अगर इस बार भी न बुलाया जाता तो ग्रांट रुकवा देता। ग्रांट मतलब जो मिलता है विश्वविद्यालयों को पैसा सरकार की तरफ से, वो रुकवा देता। तब आप लोगों का पढ़ना बंद हो जाता, आपका भविष्य अंधकार में न हो, यही सोचकर मैं दीक्षांत भाषण देने आ गया हूँ। आप लोग फिर शोरगुल करने लगे। देख लीजिए, आप शायद हूटिंग के मूड में आ गए हैं। मैं उसका बुरा नहीं मानता, इससे तो अभ्यास ही बढ़ता है। हमें आजकल हर जगह हूटिंग का सामना करना पड़ता है। अनपढ़ जनता की हूटिंग से मैं उब चुका हूँ। आप जैसे शिक्षित नवयुवक मुझे हूट कर रहे हैं, यह काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है, काफ़ी तरोताज़ा कर देने वाला लग रहा है। जो अनपढ़ जनता जब हूटिंग करती है, जब वो चिल्लाती है, जब वो विरोध करती है, तब उससे मैं बोर हो चुका हूँ। इसे तो मैं रोज़ झेलता हूँ, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग मेरा विरोध करते हैं, सीटी बजा रहे हैं, मेरी बातों पर हूट कर रहे हैं, वो एकदम रिफ्रेशिंग लग रहा है। फिर यह मेरे लिए गौरव की बात है कि इस वक्त जब मेरे साथी, मतलब मेरे बाकी के नेता लोग या फिर मेरे दूसरे साथी, मतलब इनके साथ बचपन में पढ़ने वाले लोग ये कह रहे हैं नेताजी कि फिर यह मेरे लिए गौरव की बात है कि इस वक्त जब मेरे साथी, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स सब हैं वो लोग, या फिर मेरे दूसरे साथी, दूसरे मंत्री, गवर्नर लोगों द्वारा हूट हो रहे होंगे, मतलब वो लोग जहाँ पे नौकरी कर रहे होंगे उनको दूसरे मंत्री या गवर्नर या फिर कोई और हूट कर रहे होंगे। मैं एक विश्वविद्यालय में हूट हो रहा हूँ, इससे मेरा स्तर बढ़ गया है। शोरगुल, आवाज़ कशी और हूटिंग के मामले में मैं आप लोगों की क्षमता जानता हूँ। मुझे पता है आप लोग किस प्रकार से हूट कर सकते हैं, किस प्रकार से शोरगुल कर सकते हैं, ये मुझे बखूबी पता है। मैंने कोयल से पूछा था, बहन जी आप पेड़ों पर बैठी क्यों गाती हैं? उसने कहा, पहले मैं शहर में गाती थी, पर विश्वविद्यालय के लड़कों ने हूट करके भगा दिया, इसलिए पेड़ पर बैठकर गाना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूँ कि मोर पहले यहाँ स्टेज पर नृत्य करता था, पर आप लोगों ने कंकर मारकर उसे भी जंगल में भगा दिया। मैं जानता हूँ कि मेरी जगह पर अगर बृहस्पति भी भाषण देते तो वे भी हूट कर दिए जाते। आपके उपकुलपति उन्हें आमंत्रित करके देखें, बृहस्पति जी को, जिसे इस दुनिया में गुरु की उपाधि दी गई है,
उनको आमंत्रित करके देखें। मैं दावे से कहता हूँ कि वे यहाँ आने से इनकार कर देंगे। यह तो मेरा ही कलेजा है जो बोले जा रहा हूँ, मेरा ही कलेजा है जो मैं बोले जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से वो नेता जो है वो अपने हूट, उसको जो हूट किया जा रहा है, मतलब उसकी जो बेइज्जती की जा रही है छात्रों के द्वारा बार बार पिचकारी लगा करके या फिर पिक्की बजा करके, उसको भी वो अपना बड़प्पन बना रहा है। किस प्रकार? वो ये कह रहा है कि मैंने कोयल से पूछा कि तुम पेड़ पर बैठ करके क्यों गा रही हो, तो उसने बोला कि मैं तो शहर में गाती थी, विश्वविद्यालय में गाती थी, उन लड़कों ने मुझे भगा दिया हूट करके। मतलब वो पक्षी और कौओं का उदाहरण दे करके बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर बृहस्पति, साक्षात बृहस्पति भी आ जाएं तो उसे भी आप लोग भगा देंगे, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? ये तो मुझे ही हिम्मत दीजिए कि देखिए मैं इस हूटिंग के बावजूद यहाँ पर बोल रहा हूँ। मेरे कलेजे का दाद देना पड़ेगा। और क्यों दाद देना पड़ेगा? कोयल क्यों नहीं गा सकी यहाँ पर? कोयल यहाँ पर क्यों नहीं गा सकी? मोर यहाँ पर क्यों नहीं नृत्य कर सके? और बृहस्पति जी यहाँ आने से क्यों मना कर देंगे? क्यों? क्योंकि उनके अंदर साहस नहीं है। वो कोयल, मोर और बृहस्पति के अंदर साहस नहीं है। क्यों नहीं साहस है? मेरे अंदर साहस है। नेताजी कह रहे हैं कि मेरे अंदर साहस है। क्यों मेरे अंदर साहस है? कि मेरे साहस का कारण यह है कि मैं बृहस्पति जी की तरह ज्ञानी नहीं हूँ, मैं उनकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो निपट मूर्ख हूँ। ज्ञानी कायर होता है। ज्ञानी इंसान जो होता है वो कायर होता है, डरपोक होता है, क्योंकि उसको पता है, उसको ज्ञान है, तो उसको पता है कि क्या बोलने से क्या हो सकता है। उसको पता है कि हम बोलते हैं तो लोगों को, वो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है, वो सब कुछ समझता है, सोचता है, उसके बाद बोलता है। तो बोलने से पहले 10 बार सोचेगा, कुछ भी करने से पहले सोचेगा। तो स्वाभाविक है कि जो ज्ञानी है वो कायर होगा। जो हुंड मचंड होगा, मूर्ख का लाठी बीचे कपार, मतलब मूर्ख आदमी जो होगा वो सीधा बीच कपार पर लाठी मारेगा। वो नहीं सोचेगा कि इसका कपार फट जाएगा, कि मर जाएगा, कि हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, कि उस पर केस फौजदारी हो जाएगा, वो जेल में चला जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। मूर्ख आदमी ऐसा नहीं सोच सकता है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी 100 बार सोचेगा, अगर मैंने इसको लाठी मारा तो उसके बाद क्या सब हो सकता है। वो पूरी बात सोचने के बाद ही किसी को लाठी मारेगा। और लाठी न मारेगा, न ही मारेगा, उसी में उसकी भलाई है। मतलब वो सोचेगा कि चलो छोड़ ही देते हैं, नहीं मारते हैं, क्योंकि लाठी मारने का परिणाम जो है वो अच्छा तो होगा ही नहीं। तो ये कहते हैं कि मैं बृहस्पति की तरह ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञानी लोग जो होते हैं वो कायर होते हैं। अविद्या साहस की जननी है। अविद्या जो है, अविद्या मतलब मूर्खता जो है, वो साहस की जननी है। जो मूर्ख है वही साहसी है। आत्मविश्वास कई तरह का होता है। आत्मविश्वास जो होता है, लोगों को देखिएगा एकदम उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है, किसी किसी को देखिएगा कि उसका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल का होता है। ठीक है, बोलेगा तो लगेगा कि बाप रे भाई ये कहाँ का राजा है, कि महाराजा है, कि क्या है, नहीं है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कई तरह का होता है। किस किस चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है? धन का। किसी के पास धन है, बहुत बहुत अमीर है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम हाई होगा। बल का, किसी के पास बहुत ताकत है तो फिर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। और ज्ञान का, और अगर किसी के पास ज्ञान है तो भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। मगर मूर्खता का आत्मविश्वास जो होता है, लेकिन जो मूर्ख आदमी है उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसका जो आत्मविश्वास होता है, वो इस सब आत्मविश्वास से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। मूर्ख आदमी के कॉन्फिडेंस के आगे में आप कुछ भी नहीं है। कितना भी धन है, कितना भी बल है, कितना भी ज्ञान है, लेकिन मूर्ख के आगे में आप नहीं टिक सकते, खड़ा नहीं हो सकते। तो नेताजी कह रहे हैं कि मैं तो मूर्ख आदमी हूँ भाई, इसलिए जो है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इतने हूटिंग को झेलते हुए भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। बृहस्पति जी यहाँ पर नहीं आ सकते, वो आमंत्रण को ठुकरा देंगे अगर उपकुलपति उनको आमंत्रण दें। देख लें, ये तो मेरा ही कलेजा है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मतलब देख रहे हैं लेखक किस प्रकार से उस नेता की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि वो नेता जो है वो बृहस्पति की तरह ज्ञानी नहीं है। वो नेता जो है, लेखक कह रहे हैं, लेकिन वो
उसी नेता के शब्दों में एक भाषण का स्वरूप बना करके वो कह रहे हैं कि वो जो नेता है वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी लोग कायर होता है, अविद्या साहस की जननी है। समझ रहे हैं, ये नेता के लिए कहा गया है लेखक के द्वारा, लेकिन यहाँ पर नेताजी खुद कह रहे हैं अपने आप को एक भाषण के तौर पर। ये लेखक के लेखन का तरीका है, लेखन की कला है। उसके बाद नेताजी आगे कहते हैं, अब आप मंच पर कंकर फेंकने लगे हैं, देख लीजिए विद्यार्थी लोग। वोटिंग तक तो ठीक था, मुंह से तो ठीक था जो आप फेंक रहे थे, गाली जो भी आप फेंक रहे थे, हो अल्लाह शोरगुल, लेकिन अब आप लोग कंकर फेंकने लगे हैं। मैं इस कार्यक्रम की तुलना जब पश्चिम के ऐसे ही कार्यक्रम से करता हूं तो मेरा मन भर उठता है। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर आप लोग कंकर फेंक रहे हैं, पश्चिम के देशों में, अमेरिका, इंग्लैंड में जब इस प्रकार का कार्यक्रम मैं देखता हूँ, उसकी तुलना जब यहाँ के कार्यक्रम की तुलना जब मैं वहाँ के कार्यक्रम से करता हूँ, तब मेरा मन भर उठता है। मेरे मन में एक दर्द आ जाता है, तकलीफ आ जाती है बच्चों, मेरा मन रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि पश्चिम में ऐसे मौके पर अंडे फेंके जाते हैं। वहाँ के बच्चे, वहाँ के स्टूडेंट्स ऐसे मौक़ों पर अंडे फेंकते हैं, पर हाय, भारत माता के इन लोगों को कंकर फेंकना पड़ता है। वे अंडे नहीं खरीद सकते। देश की आर्थिक दुर्दशा का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे होनहार नौजवान वक्त पर फेंकने के लिए अंडे नहीं खरीद सकते। पर मैं आपसे आग्रह करता हूँ, पर मैं आपसे कहता हूँ, वादा करता हूँ कि आप निराश मत होइए, हम पर भरोसा रखिए, हम देश का विकास कर रहे हैं, आप जल्द ही अंडे फेंक सकेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने जीवन काल में आपसे नहीं तो आपके लड़कों से, आपके बेटों से अपने ऊपर अंडे जरूर फेंकवाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे 100 साल भी मंत्री क्यों न रहना पड़े। समझ रहे हैं? यहाँ पर जो बच्चे उन पर कंकर फेंक रहे हैं, उसको भी ये एकदम डिफेंड कर रहे हैं कि मुझे दुख हो रहा है कि आप लोग मुझ पर कंकर फेंक रहे हैं। अंडे फेंकना चाहिए था, लेकिन देखिए हमारे देश की स्थिति कैसी है। लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीबी है, लोग अंडे नहीं खरीद सकते, इसलिए कंकर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं कि मुझ पर भरोसा रखिए, हम लोग देश का विकास कर रहे हैं और जल्द ही अंडे फेंकवाएंगे आपसे, आप खरीद सकेंगे अंडे। चलिए आप नहीं खरीद सकेंगे, लेकिन आपके बेटे होंगे, आपके पोते होंगे, उससे हम जरूर अपने ऊपर अंडे फेंकवा लेंगे। मतलब उस समय भी वही स्थिति ये नेता जो है वो देश का करके रखेगा इनके पोते के समय में, तभी ना वो लोग अंडे फेंकेंगे इस पर। चाहे मुझे 100 साल भी मंत्री क्यों ना रहना पड़े, मैं अंडे फेंकवाऊंगा। मतलब ये देश का स्थिति बदलने वाला नेता नहीं है भाई, क्या समझे? युवा मित्रों, आपने ताली बजाने का एक स्थल खो दिया। यही तो मौका था, इसी बात पर तो ताली बजानी थी, हूट करना था, लेकिन आपने वो मौका खो दिया। खैर, आगे ध्यान रखिए। मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की बोली बोल रहे हैं। मतलब उसको चिढ़ाने के लिए, नेताजी को चिढ़ाने के लिए जो है कुछ लड़के लड़कियों के पीछे खड़े होकर बोली बोल रहे हैं। मैं जानता हूँ अच्छी लड़कियाँ जानवर की बोली बोलने वाले युवक से ही प्रेम करती हैं। मेरा लड़का एक लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोला करता था। वह इतनी मुग्ध हुई कि उससे प्रेम करने लगी। अब दोनों की शादी भी हो गई है। घर में मेरा लड़का भौं भौं करता है और बहू म्याऊं म्याऊं करती है। इससे परिवार का वातावरण बहुत सुखद लगता है। युवकों, मेरे देश के लड़कों, देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं। देश का भविष्य आपको ही बनाना है। आप पूछेंगे वर्तमान का क्या होगा? वर्तमान की चिंता आप मत कीजिए। आप अगर हमसे पूछें कि वर्तमान का क्या होगा अगर देश का भविष्य हमें बनाना है, तो फिर वर्तमान की चिंता जो है बच्चों आप मत कीजिए। वर्तमान को तो हम बिगाड़ रहे हैं। और क्यों बिगाड़ रहे हैं? आप ही लोगों के लिए तो हम नेता लोग जो हैं वो वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। यह आपके प्रति हमारा दायित्व है कि हम वर्तमान को बिगाड़ें। यदि हम आज ना बिगाड़ेंगे तो कल आपके लिए कुछ काम नहीं रह जाएगा। तब आप निठल्ले हो जाएंगे और यह देश पतन के गर्त में गिर जाएगा, पतन के गड्ढे में गिर जाएगा ये देश।
अगर हमारे होनहार नौजवान निठल्ले रह गए और हमने देश को सुधार दिया, तब तो देश पतन हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये देश। समझ रहे हैं? यहाँ पर कवि ने सिर्फ नेताजी पर ही कवि कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। कवि इस भाषण के माध्यम से, उस नेताजी के माध्यम से उस लड़कों पर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि लड़का सब जो है वो लड़कियों को रिझाने के लिए तरह तरह का प्रयास करता है। जिस प्रकार नेताजी का बेटा भौं भौं करते हुए एक लड़की को पटा लिया, उसी प्रकार जो लड़के हैं वो लड़की पटाने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, नेताजी पर उनकी कम ध्यान रहता है नेताजी पर। ठीक है, लड़कियों के लिए तरह तरह का वो जो भी लड़की, जिस पर भी लड़की हंस दे, लड़की अगर कुछ लड़के के भौं भौं करने पर हंस दिया लड़की ने, तो वो जिंदगी भर भौं भौं करता रह जाएगा। अगले आने वाले पीढ़ी में भौं भौं लोग, बच्चा जो है वो रोते हुए चेहों चेहों करते हुए पैदा लेता है, वो अगले जन्म में भौं भौं करता हुआ पैदा लेगा, अगर लड़की ने एक बार उसके भौं भौं पर हंस दिया तो लड़के लड़कियों के पीछे पागल हैं, उनको देश की चिंता नहीं है। ठीक है, उनको नेताओं की चिंता नहीं है कि हम किस प्रकार का नेता चुन रहे हैं, बल्कि लड़की किस चीज़ से खुश होगी उसका चिंता है। उसके बाद नेताजी कहते हैं कि वर्तमान की चिंता आप न करें, कर भी नहीं रहे हैं नेताजी। वो जो लड़के हैं वो वर्तमान की चिंता कर भी नहीं रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो कहते हैं कि आपसे देश को बड़ी आशाएं हैं, देश का भविष्य आपको ही बनाना है। आप पूछेंगे वर्तमान का क्या होगा, तो वर्तमान की चिंता आप न करें, वर्तमान को तो हम बिगाड़ ही रहे हैं। यह आपके प्रति हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वर्तमान को बिगाड़ें। यदि हम आज न बिगाड़ेंगे तो कल आपके लिए कुछ काम नहीं रह जाएगा, तब आप निठल्ले हो जाएंगे और यह देश पतन के गर्त में गिर जाएगा। आप युवक हैं, आप क्रांतिकारी हैं। मैं आपके क्रांतिकारी आंदोलनों को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। नेताजी बोल रहे हैं बच्चों को कि आपके जो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं उसको मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। जब आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेटकीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं तब मुझे बहुत खुशी होती है। जब तक आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेटकीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। हम जो नेता लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे। बस आप लोग बस कंडक्टर के खिलाफ, बस कंडक्टर ने ज़्यादा पैसा ले लिया या गाड़ी से टाइम पर नहीं रोका, बदमाशी कर रहा है, उस पर आप लोग आंदोलन कीजिए, रोड जाम कीजिए, आप लोग हल्ला गुल्ला कीजिए, ये सब कीजिए, एकदम कैंडल मार्च निकालिए। सिनेमा का गेट कीपर अगर अंदर नहीं जाने दे रहा है, टिकट नहीं दे रहा है, ब्लैक से बेच रहा है, तो उस सब के खिलाफ आप लोग आंदोलन कीजिए। उन आंदोलनों को मैं बहुत गौर से देखता हूँ हमेशा। जब तक आप लोग इस प्रकार का क्रांतिकारी आंदोलन करते रहेंगे, हम नेता लोग सुरक्षित रहेंगे। आप लोग खराब सड़कों के खिलाफ आंदोलन मत कीजिए कभी। आप लोग हॉस्पिटल की सुविधाओं के लिए आंदोलन मत कीजिएगा। आप लोग स्कूल में जो पढ़ाई नहीं होती, जो शिक्षक नहीं है, जो सुविधाएं नहीं है, उसके लिए आंदोलन नहीं करना है। ट्रेन लेट हो जाता है या फिर भ्रष्टाचार है, घूसखोरी होती है, इस सब चीज़ों के लिए आंदोलन नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को किस लिए आंदोलन करना है? बस कंडक्टर और सिनेमा गेटकीपरों के खिलाफ आंदोलन करना है। मैं यानी कि जो नेताजी भाषण दे रहे हैं वो कहते हैं कि मैं आपसे अपील करता हूं कि इन्हीं के खिलाफ आंदोलन करते रहें। जिस दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे, बुनियादी परिवर्तन जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप परिवर्तन आंदोलन करेंगे, उस दिन हम उखड़ जाएंगे। उस दिन हम लोग उखड़ जाएंगे। हमारे जैसे नेता लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं रहेगा। इसलिए आप सच्चे क्रांतिकारी बने। सच्चा क्रांतिकारी कंडक्टर, गेटकीपर, चपरासी वगैरह से ही संघर्ष करता है। सच्चा क्रांतिकारी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष नहीं करता, नेताओं के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि उसको नेताजी के साथ फोटो भी तो लेना है और इंस्टाग्राम पर स्टोरी में लगाना है कि नेताजी से गहन विचार विमर्श करते हुए। हाँ, अब मैं आपको संदेश देता हूँ कि हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ लेना चाहिए। मतलब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उनको अपने जीवन का जो सत्य है, सत्य मतलब उनको जीवन में जो करना है, उनकी जो मंजिल है,
जो चीज़ उन्होंने सोच लिया कि मुझे इस जीवन में ये बनना है, ये करना है, उसको पकड़ के एकदम पकड़ लीजिए और उसके लिए हर कर्तव्य करना चाहिए, उसके लिए जो करना पड़े उसको करना चाहिए। मैंने समझ लिया है कि मेरे जीवन का सत्य मंत्री बनना है, मेरे जीवन का सत्य यही है कि मुझे मंत्री बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मंत्री बन के ही रहूँगा। इस सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा। इस सत्य के लिए मैंने ईमान, धर्म सबका परित्याग कर दिया, सब छोड़ दिया मैंने। सत्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ता है, मैंने किया है और आप जानते हैं कि सत्य मुझसे कभी न छूटा। और मैंने जो ईमान और धर्म का परित्याग किया इस सत्य के लिए, तो ये सत्य मुझसे कभी न छूटा। किसी भी पार्टी का मंत्रिमंडल हो, मैं जरूर मंत्री रहा, जिसका मंत्रिमंडल बना मैं उसी का हो गया, उसी पार्टी में चला गया। सत्य को इसी तरह दांतों से पकड़ा जाता है। आप मेरे आदर्श पर चलें, मेरे आदर्शों पर आप लोग चलिए और सत्य को दांतों से पकड़ के रखिए, एकदम जकड़ लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ईमान बेचना पड़े, धर्म बेचना पड़े, जो भी बेचना पड़े, घुसखोरी करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, लेकिन उस सत्य को पकड़ लीजिए दांतों से। विश्वविद्यालय के जीवन में आप यदि तय कर लें कि आपका सत्य डिग्री लेना है, तो इसके लिए पेपर आउट व नकल से लेकर अध्यापक से मारपीट तक करें, सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपका सत्य सिर्फ डिग्री लेना है, पढ़ाई वढ़ाई गया बाहर में, पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। आपका सत्य अगर डिग्री लेना है कि आपको डिग्री मिल जाए, वो पेपर, वो कागज़ मिल जाए जिसमें लिखा रहे कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या फिर परसेंटेज लिखा रहे, ताकि आप लड़की वालों को दिखा सकें कि ये देखिए हमको कितना नंबर आया है। तो वो अगर आपका सत्य है डिग्री लेना, तो इसके लिए पेपर आउट करवा लीजिए, क्वेश्चन पेपर पहले ही मिल जाए आपको, एकदम चोरी कीजिए, नकल कीजिए और हो सके तो अध्यापक से मारपीट तक कर लीजिए, कॉलर वॉलर पकड़ लीजिए, झोटा वोटा खींच लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। डिग्री ले करके रहना है आप लोगों को, शिक्षा से कोई मतलब हो कि ना हो उससे मतलब नहीं। मेरा दूसरा संदेश यह है कि आप लोग राजनीति में भाग न लें। आप जो नौजवान जो अभी खड़े हैं विश्वविद्यालय में, वे लोग राजनीति में आने का कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप राजनीति में भाग लेंगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अगर आप लोग राजनीति में भाग लेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे भैया? हमारा जो बाल बच्चा हो रहा है, मेरा बड़ा बेटा जो है, छोटा बेटा है, वो भी तो मंत्री बनने का सपना देख रहा है कि पापा हमारे मंत्री हैं तो हम भी मंत्री बनेंगे। अगर आप लोग राजनीति में आ जाएंगे तो फिर हम और हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हमारी बेटी कहाँ जाएगी? हमारा बेटा कहाँ जाएगा? ठीक है, तो हम लोगों को राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आप लोग चरित्रवान बनिए, आप लोग राजनेता मत बनिए, चरित्रहीन मत बनिए। आप लोग, नेताजी बोल रहे हैं बच्चों को, अगर आप चरित्रवान न बनेंगे तो फिर हमें बनना पड़ जाएगा चरित्रवान। अगर आप नहीं बनिएगा तो आप लोग हमें बना दीजिएगा। और हमारी अब चरित्रवान बनने की उम्र नहीं है, हम तो उम्र दराज हो चुके हैं, हम तो बूढ़े हो गए हैं भाई साहब, अब क्या चरित्रवान बनेंगे हम लोग। आप त्यागी बने, आप लोग ईमानदार बने, आपके ईमानदार बन जाने से हम ईमानदार बनने से बच जाएंगे। अगर आप लोग ईमानदार बन गए तो फिर हमें ईमानदार बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग बनिए ईमानदार, वरना हमें इस ढलती उम्र में ईमानदार बनना पड़ेगा। इसमें कितना क्लेश होता है, इसे आप कच्ची उम्र के लड़के नहीं समझ सकते। ईमानदार बनने में कितना दुख झेलना पड़ता है। मेरी इच्छा है कि आप देश के सच्चे सपूत बने। अगर आप नहीं बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा। अगर आप देश के सच्चे सपूत नहीं बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा। देश का सच्चा सपूत मतलब क्या? नेतागिरी में नहीं आना है, ईमानदारी से जीवन जिए, चरित्रवान बनिए। आप लोग अपना राजकाज देखिए, नौकरी वगैरह कीजिए, नेतागिरी में मत आइए, सच्चा सपूत बनिए। अगर आप लोग नहीं बनेंगे तो फिर हम लोगों को बनना पड़ेगा। और हमारे सच्चे सपूत बनने की अब उम्र नहीं रही। मेरे तरुण मित्रों, मेरे युवा मित्रों, देश को आपका ही भरोसा है। आप पर देश भरोसा नहीं करेगा तो उसे फिर हम पर भरोसा करना पड़ेगा, और यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उस देश के लिए, क्योंकि हम लोग तो महा घटिया लोग हैं, हम लोग तो महा धोखेबाज लोग हैं, हम लोग तो चरित्रहीन लोग हैं, हम तो ईमानदार नहीं हैं। हमने तो
अपना चरित्र, अपना ईमान, अपना धर्म सब कुछ परित्याग कर दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। सत्य जो धर्म, जो मंत्री रूपी जो सत्य है, उस सत्य को पकड़ने के लिए हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया है। तो देश आप पर भरोसा करेगा, और फिर अगर आप पर नहीं करेगा तो हम पर करना पड़ेगा। और अगर हम पर देश ने भरोसा कर लिया तो देश के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तरुण मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह विदित ही है, आपको यह पता ही है कि समारोह में मुझे भी आपके साथ कानून की डॉक्टरेट बिना किसी इम्तिहान के पास किए स्वसम्मान मिल रही है। मतलब कानून की जो डॉक्टरेट उपाधि है, जो पीएचडी जो होता है कानून के मामले में, ठीक है, एलएलबी के मामले में, वो कानून वाला जो डॉक्टरेट की उपाधि है, जो डिग्री है, वो मुझे बिना इम्तिहान पास किए हुई यूनिवर्सिटी के तरफ से सम्मान के रूप में मिल रही है। यह बड़ी स्वस्थ परंपरा है, ये बहुत ही अच्छी परंपरा है कि जो परीक्षा पास न कर सके उसे सम्मान पूर्वक डिग्री मिल जाए। कितनी अच्छी परंपरा है कि जो परीक्षा देते हुए पास न करे उसको सम्मान इज्जत के साथ बुलाइए और उसको डिग्री दीजिए। कितनी स्वस्थ परंपरा है ये। आज मैं भी आपकी तरह छात्र हो गया हूँ। मेरे मन में छात्र जीवन की सुखद स्मृतियाँ जाग उठी हैं। छात्र जीवन की जो सुखद स्मृतियाँ होती थी, कितना अच्छा खेलना, ये सब करना, घूमना, सिनेमा देखना, लड़की पटाना, ये सब जो स्मृतियाँ होती हैं छात्र जीवन की, ये सब फिर से मेरे अंदर में जाग उठी हैं। किसी कवि ने कहा है कि छात्र जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सब का मन चाहे। कितना अच्छा छात्र जीवन है, क्यों न सब चाहेगा छात्र हो जाना। तो आज मैं भी, इनकी उम्र ढल चुकी है, बूढ़े होने वाले हैं, उसके बावजूद इनको उस विश्वविद्यालय ने सम्मान के साथ बिना इम्तहान पास किए डॉक्टरेट की उपाधि दी और इनको छात्र बना डाला। छात्र जीवन है ही इतना बढ़िया, तो क्यों न चाहेगा सबका मन कि छात्र हो जाएं। डॉक्टर बनने की इच्छा मेरी बचपन से ही थी, पर अक्ल ने साथ नहीं दिया। यह इच्छा आज पूरी हो रही है कि डॉक्टरेट की उपाधि मुझे मिल गई। भले डॉक्टर के मामले में न मिले, कानून के मामले में तो मिल गई। मैं जानता हूँ कि यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर क्या, मैं तो कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार के नेता जब हमारे देश में पैदा होंगे, इसी प्रकार के नेता तो हैं हर गद्दी पर बैठे हुए, निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक इसी प्रकार के नेता को आप लोगों ने चुना है। इसी प्रकार के नेताओं को आप लोगों ने वोट दे करके जिताया है। पता नहीं क्यों जिताया, अपनी जाति की वजह से, अपने धर्म की वजह से, या फिर किस चीज़ की वजह से आप लोगों ने जिताया। लेकिन ऐसे ही नेता आपके भाग्य विधाता बने हैं, जो आपके वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं ताकि आप लोग अपना फ्यूचर बना सको इस देश का। जो गुण इस नेताजी ने अपने बारे में कही है, जो गुण इस नेताजी ने अपने बारे में कही है, वे सारे गुण आपके नेताओं में भरे हैं। इस प्रकार के अगर नेता हैं तो उसको वोट मत दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झगड़ा कर लेना है, कॉलर पकड़ लेना है, ये कर लेना है, नहीं, चुपचाप वोट नहीं देना है बस, ठीक है। नहीं तो हो जाएगी क्या, ओम शांति शांति शांति, सब कुछ एकदम स्वाहा हो जाएगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर जल्दी न संभले तो ये नेता लोग सब कुछ लूट के चले जाएंगे। ये दीमक की तरह हैं, ठीक है, जो एकदम मीठी मीठी बोली बोल के उल्लू की तरह हैं, जो दिन में आप लोग काम करें और रात में जब आप लोग सोएंगे तो ये पट से शिकार करके निकल जाएंगे, स्विस बैंक में अपना पैसा जमा करवा लेंगे। इनके पास अथाह पैसा, अकूत पैसा भरा हुआ है। 7 जन्म क्या 70 जन्म तक इनका खानदान बैठ करके खाएगा ना, उतना पैसा इन लोगों के पास जमा होता है, इन नेताओं के पास, समझ रहे हैं। और ये लोग आएंगे क्या, एकदम सिंपल से कुर्ते में आएंगे, सिंपल साधारण धोती कुर्ता पहने हुए आएंगे कि देखिए मैं कितना गरीब आदमी हूँ। ओह माय गॉड, बच के रहना है जितना बच सकें, ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड क्लास 11th के गद्य खंड का ये एक चैप्टर था, बहुत सारा चैप्टर बाकी है, बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा बहुत कुछ पढ़ने को, अलग अलग क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट हैं,
तो जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।